पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर एक ऐसी चीज हो रही है जिसे ईरानी शासन हर हाल में छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये कोई हमला नहीं है, ये उनके लिए इससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। और ये ठीक उसी पल शुरू हुआ जब शासन ने सोचा कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी ताकत की लड़ाई जीत ली है। ताकि आप समझ सके कि जो हो रहा है उसका पैमाना कितना बड़ा है, मुझे आपको 3 दृश्य दिखाने होंगे। 3 दृश्य जो इस हफ्ते हुए और जो मिलकर बताते हैं कि ईरानी शासन किस बड़े संकट का सामना कर रहा है। पहला दृश्य है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन जो सरकारी टेलीविजन कैमरे के सामने बैठे हैं। वह ईरानी जनता की ओर देखते हैं और एक अनुरोध करते हैं। ईरान के किसी भी नेता ने सत्तारूढ़ शासन के 47 वर्षों में ऐसा अनुरोध कभी नहीं किया। वह अपने ही लोगों से कम खाने, घर में लाइटें बंद करने और ऊर्जा की खपत कम करने का अनुरोध करते हैं। और इसका कारण सीधा है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरान में खाद्य और अन्य आपूर्तियों को रोक दिया है। ईरानियों की मेज पर जो खाना आता था उसका 60% बाहर से आता था। नाकाबंदी के 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय में ही ये सब गायब हो गया। दूसरा दृश्य है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागती का, जो मास्को जाने वाले विमान में सवार हो रहे हैं। वह व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगने जा रहे हैं। वही अब्बास अरागती जो 2 महीने पहले कह रहे थे कि ईरान अगली बातचीत की शर्तें तय करेगा, अब रूसी सरकार से राजनयिक समर्थन पाने के लिए मदद मांग रहे हैं। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान रिपोर्टरों की ओर मुड़कर कहा कि वह पुतिन को यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में व्यस्त देखना पसंद करेंगे। संदेश दे दिया गया, अब ईरान के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तीसरा दृश्य, ये सबसे गंभीर है। युद्ध अध्ययन के लिए एक संस्थान ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया है कि अब ईरान के अंदर वास्तव में कौन सत्ता चला रहा है। और वह सर्वोच्च नेता नहीं है, न ही राष्ट्रपति है, न ही विदेश मंत्री है। वह एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का जनरल है जिसका नाम अहमद वाहिदी है। ईरानी शासन की नागरिक संरचना ढह गई है। आदेश देने वाला एक सैन्य अधिकारी है, बिल्कुल वही प्रकार का व्यक्ति जिससे कोई भी बातचीत नहीं करता। जब आदेश देने वाला क्रांतिकारी गार्ड का सैन्य अधिकारी हो तो तर्क कूटनीतिक नहीं सैन्य हो जाता है। यही सवाल है जिसका जवाब इस हफ्ते दुनिया भर की सरकारें ढूंढ रही हैं। क्या ईरानी शासन आने वाले समय में टिक पाएगा? ठीक इसी माहौल में जब शासन अंदर से बटा हुआ था, लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे, विदेश मंत्री मास्को में समर्थन ढूंढ रहे थे, ईरान ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरानी शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को औपचारिक रूप से शांति का प्रस्ताव भेजा और उनकी नजर में यह प्रस्ताव काफी चतुर था। ईरान ना होर्मुज जलडमरू मध्य खोलानो वादा કર્યું, बदलीમાં अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटानी थी। लेकिन मुख्य बात दस्तावेज के अंत में थी। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी चर्चा को बाद के लिए टालना चाहता था। और क्या आप जानते हैं कि ये उनकी तरफ से चालाकी क्यों थी? क्योंकि इससे ईरानी शासन की तत्काल समस्या हल हो जाती। रुकिए और सोचिए, जहाज फिर से अंदर आ जाते, खाना फिर से आ जाता, मुद्रास्फीति जो इस समय महीने में 10% है थोड़ी राहत देती, और इसी दौरान शासन को युद्ध में जो कुछ भी खोया है उसे फिर से बनाने के लिए कीमती समय मिल जाता। नष्ट किए गए मिसाइल लॉन्चर, हथियारों की फैक्ट्रियां, परमाणु संयंत्र। ईरान को लगा कि उसने अमेरिकियों को 2 बुरी विकल्पों के बीच घेर लिया है। या तो परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा टालना स्वीकार करे या दुनिया के तेल को बंद रखने की राजनीतिक कीमत चुकाते रहे। लेकिन जैसा कि मैं दिखाऊंगा, ईरान ने गलत आकलन किया। प्रस्ताव वॉशिंगटन पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई और कुछ घंटों चर्चा की, और जवाब जल्दी ही आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने इसे सख्ती से खारिज किया। इसके बाद
उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी, जहां अगला दौर होना था। और उन्होंने एक सार्वजनिक संदेश भेजा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। लेकिन अगले दिन ठीक सुबह 4 बजे जो हुआ उसने दिखा दिया कि ट्रंप ने कुछ और ही फैसला किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह काले सूट में काले चश्मे पहने एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं, पीछे धमाके हो रहे हैं और 3 शब्दों की एक कैप्शन है, अब और भला मानसी नहीं, अब और भला मानसी नहीं। कच्चे तेल की कीमत 15 मिनट में 3% बढ़ गई। ब्रेंट का एक बैरल $114 से ऊपर चला गया। वित्तीय बाजारों ने संदेश को समझ लिया इससे पहले कि पत्रकार रिपोर्ट कर पाते। निवेशकों के लिए संदेश साफ था, ट्रंप सच में गंभीर थे। अब वह हिस्सा आता है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया। पिछले कुछ दिनों में 3 चीजें बदली हैं जो इस दौर को पहले की हर चीज से अलग करती हैं। 3 संकेत जो अकेले में सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच के बयानबाजी का एक और अध्याय लगते हैं, लेकिन जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। पहला संकेत इजराइल से आता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक सार्वजनिक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल कभी भी युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और बस वॉशिंगटन की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। उन्होंने इजराइल की मंशा को एक वाक्य में बताया, ईरान को फिर से पाषाण युग में भेज देना। ईरानी आतंकवादी शासन के नेतृत्व और ईरान को अंधकार युग में भेजने के लिए उसकी ऊर्जा व बिजली सुविधाएं नष्ट करने की बात है। ये बात न तो किसी सांसद ने कही है, न ही किसी विश्लेषक ने। ये खुद दुनिया की प्रमुख सेनाओं में से एक के रक्षा मंत्री थे जो सार्वजनिक रूप से बोल रहे थे। दूसरा संकेत है दशकों में मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी तैनाती। कई वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक साथ क्षेत्र में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। 50,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं। सामान्य संख्या 30 से 40,000 के बीच होती है। USS जॉर्ज एच विमान वाहक पोत W बुश को 3 मिसाइल विध्वंसक जहाजों और एक उभयचर जहाज के साथ भेजा गया था, जिसमें 2,500 मरीन सवार थे। और पेंटागन ने लंबी दूरी की स्टिल्थ मिसाइलें, जिन्हें JASMMER कहा जाता है, प्रशांत महासागर से मध्य पूर्व में भेजना शुरू कर दिया। ये मिसाइलें एक बहुत ही खास स्थिति के लिए रखी गई थी, चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए। और अमेरिकियों ने इस स्थानांतरण के साथ दिखा दिया कि वे प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतिक रिजर्व का एक हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि ईरान पर निर्णायक बढ़त सुनिश्चित की जा सके। ये एक दांव है जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विश्लेषणों का अनुमान है कि इस युद्ध में अमेरिकी THAAD एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स में से आधे से अधिक पहले ही खर्च हो चुके हैं और इस भंडार को फिर से भरने में सालों लग जाएंगे। लेकिन ट्रंप की राय स्पष्ट है, यह कीमत चुकाना इसलिए ठीक है ताकि ईरान की समस्या एक बार में खत्म हो सके। तीसरा संकेत खुद ईरानी शासन से आता है और यह सबसे खुलासा करने वाला है। ईरान ने इस हफ्ते 26 अप्रैल से प्रभावी स्टील के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। स्टील एक रणनीतिक कच्चा माल है, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं। इसी चीज का उपयोग मिसाइल, ड्रोन, टैंक और जहाज बनाने में होता है। ईरानी शासन अंदरूनी तौर पर लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्हें पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन इस पहेली में एक चौथा टुकड़ा भी है। आज एक जानकारी लीक हुई है जो इस स्थिति को और भी दिलचस्प बना देती है। एक अमेरिकी हथियार है जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से विकसित किया जा रहा है। इसका नाम डार्क ईगल है। हर मिसाइल की कीमत लगभग $41 मिलियन है। ये आवाज से 7 गुना तेज उड़ती है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। ये हवा में उड़ते समय भी दिशा बदल सकता है।
जिससे मौजूदा एंटी एयर डिफेंस तकनीक से इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आधुनिक इतिहास में इसे कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, एक बार भी नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो कतर में एक अमेरिकी बेस से निकलती है, पर्शियन गल्फ को पार करती है और दर्शक के 2 बार पलक झपकाने से पहले ही ईरान तक जा पहुंचती है और कोई भी ईरानी रडार उसके प्रक्षेप पथ को वास्तविक समय में ट्रैक नहीं कर पाता। हम इसी प्रकार के हथियार की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले पूरे दशक में इस हथियार को सिर्फ एक ही स्थिति के लिए संभाल कर रखा है, प्रशांत महासागर में चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए, जहां हाइपरसोनिक गति चीनी बेड़े के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है। 29 अप्रैल को अमेरिकी अखबारों में एक चौंकाने वाली जानकारी लीक हुई। अमेरिकी सशस्त्र बलों की सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को एक औपचारिक अनुरोध भेजा। वे मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ डार्क ईगल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। पेंटागन के अंदरूनी मामलों से अनजान लोगों को यह सिर्फ एक आम नौकरशाही बैठक लगती है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ऐसे अनुरोध कैसे काम करते हैं, उनके लिए ये समझना काफी है। सिर्फ इस अनुरोध का मौजूद होना, वो भी समुद्री नाकाबंदी के दौरान और जब युद्ध फिर से शुरू होने की धमकी दे रहा है, अपने आप में एक कहानी बयां करता है। एक और बात है जो इस अनुरोध को और महत्वपूर्ण बनाती है। अप्रैल में डार्क ईगल का नियंत्रण स्ट्रैटकॉम यानी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के अधीन कर दिया गया था। स्ट्रैटकॉम वो संगठन है जो अमेरिका के परमाणु हथियार नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये अनुमति दी जाती है तो यह किसी युद्ध क्षेत्र में मौजूद जनरल से नहीं आएगी, बल्कि सीधे व्हाइट हाउस से, सीधे राष्ट्रपति से आएगी। और इस अनुरोध के होने का कारण सीधा है। डार्क ईगल वो कर सकता है जो बाकी अमेरिकी शस्त्रागार नहीं कर सकता। टॉमहॉक मिसाइलें धीमी हैं। ये ध्वनि की गति से कम गति पर जाती है। जब ये लक्ष्य तक पहुंचती है, तब तक ईरानी मोबाइल लॉन्चर अपनी स्थिति बदल चुका होता है। JASSM-ER मिसाइलें ज्यादा तेज है, लेकिन इनकी रेंज कम है। डार्क ईगल, जो मैक 5 की रफ्तार से उड़ता है, कतर में एक अमेरिकी बेस से निकलता है और ईरान के किसी भी हिस्से को लगभग 3 मिनट में मार सकता है। समय कम है, कोई मोबाइल लॉन्चर नहीं छुप सकता और एक अकेला वारहेड बिना किसी विस्फोटक के भी 700 किलो डायनामाइट के बराबर गतिज ऊर्जा ले जाता है। ये बंकर और गहरी सुरंगें भेदने के लिए काफी है। दूसरे शब्दों में, अगर यह अनुरोध मंजूर हो जाता है तो डार्क ईगल अमेरिकी शस्त्रागार में एकमात्र ऐसा हथियार होगा जो एक ही बार में ईरान की बची हुई बैलिस्टिक क्षमता को नष्ट कर सकता है। बार बार हमला दोहराने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ यह कि पेंटागन इस पर विचार कर रहा है, यह दिखाता है कि आगे क्या और कितने बड़े पैमाने पर आ सकता है। लेकिन जाहिर है, यह अनुरोध मंजूर भी नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव की चाल भी हो सकती है। यह अमेरिका का ईरानी शासन को फिर से बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन भले ही ये सिर्फ इतना ही हो, इस अनुरोध के जरिए जो संदेश दिया गया है वह इस युद्ध में अब तक देखी गई हर चीज से अलग है। और फिर इन सब के बीच शायद आप एक साफ साफ सवाल सोच रहे होंगे, अगर ईरान को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वे जवाब क्यों नहीं दे रहे? वे अभी और बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे? वे किसी अमेरिकी बेस पर, किसी सहयोगी पर या किसी और चीज पर पहले से हमला क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब यही बताता है कि अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो ये पहली फेज से बहुत अलग होगी। असल में जवाब सीधा है, वे ऐसा नहीं कर सकते। फरवरी और मार्च में जंग के शुरुआती बमबारी में ईरान के लगभग 75% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए थे। शासन धीरे धीरे इस क्षमता को फिर से बना रहा था, लेकिन जिस तरह ईरान ने खुद स्टील के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, उससे पता चलता है कि वे कच्चा माल भी आयात नहीं कर पा रहे हैं। नौसैनिक घेराबंदी ने सब कुछ रोक दिया। तुस्का जहाज
जिसे कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी नौसेना ने रोका था, चीन से आ रहे हथियारों के पुर्जे ही ला रहा था। इस बीच ईरान में हालात और खराब हो रहे हैं। जबकि शासन बाहरी तौर पर अपनी पकड़ खो रहा है, अंदरूनी हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। मुद्रास्फीति हर महीने 10% है। आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ये संख्या साल के अंत तक हर महीने 20% तक पहुंच सकती है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि कीमतें 5 गुना बढ़ेंगी। ईरानी मुद्रा पहले ही अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर है। शासन एक ही समय में सभी मोर्चों पर दबाव का सामना कर रहा है और शासन के विरोधी जो निर्वासन में है, इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं। रेजा पहलवी, जो ईरान के अंतिम शाह के बेटे हैं और अमेरिका में निर्वासन में रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर सार्वजनिक अपील की। उन्होंने ईरानी सैनिकों से शासन के खिलाफ विद्रोह करने की अपील की। इस तरह की अपील तभी मायने रखती है जब विपक्ष को लगता है कि शासन गिरने वाला है। अब हम इस पहेली के आखिरी टुकड़े की ओर बढ़ते हैं। एक खास तारीख है जिस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार 1 मई, एक तारीख जो असल में ये बताएगी कि ट्रंप के पास इस जंग को अपने तरीके से खत्म करने की पूरी आज़ादी है या फिर उन्हें पहले अमेरिकी कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। शुक्रवार को ठीक 60 दिन पूरे हो जाएंगे इस संघर्ष के, और अमेरिकी कानून के अनुसार खास तौर पर 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को 30 दिनों के भीतर सैनिकों को वापस बुलाना होगा अगर युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस से औपचारिक अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण रखती है और शायद वे इस मतदान को आगे बढ़ाने से बचेंगे। दूसरे शब्दों में, युद्ध एक कानूनी अनिश्चितता में चला जाता है, लेकिन ट्रंप के पास सैन्य अभियानों को चलाने के लिए पूरी तरह से खुली छूट बनी रहती है। 47 वर्षों तक ईरानी शासन ने अपनी पहचान एक ही विचार के ऊपर बनाई है। यह विचार कि वे अटूट है, कि वे किसी भी दबाव, किसी भी युद्ध, किसी भी प्रतिबंध से बच जाएंगे। लेकिन इतिहास बार बार एक ही बात दिखाता है। वे शासन जो खुद को अजय समझते हैं, शायद ही कभी वो पल पहचान पाते हैं जब वे अजय रहना बंद कर चुके होते हैं। और यही वो बात है जिसे ईरानी शासन में कोई भी खुलकर स्वीकार करना नहीं चाहता। शायद जो कुछ अभी हो रहा है वही वह स्थिति है जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं हुए, और इसी वजह से मैं आपकी राय जानना चाहता था। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वाकई में युद्ध फिर से शुरू करेगा, या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है ताकि शासन झुक जाए? नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको समझने में मदद की कि क्या हो रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसके बारे में जानना जरूरी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।